हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 12 और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसका मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है खास। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल एथिकल इशूज। तो हमेशा की तरह मैं आज भी लाई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसमें आप पूरे चैप्टर का सारांश बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला नोट्स क्या है। जनरल इंट्रोडक्शन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बाय विच इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट चेंज आर क्रिएट इन प्लांट एंड एनिमल बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैनिपुलेशन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ जेनेटिक यूनिट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर बायोटेक्नोलॉजी। सन 1970 में जैविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को संयुक्त करके जीव विज्ञान की एक नई शाखा का विकास किया गया, जिसे कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग: क्लोनिंग ऑफ यूजफुल जीन इन डिफरेंट माइक्रोब्स, प्लांट एंड एनिमल्स, डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स फॉर अ वायरस, ह्यूमन डिसीज, मैपिंग एंड स्टडी ऑफ जीनोम ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स, क्रॉप, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। मूल रूप से इसका उद्देश्य जीवों में लाभकारी आनुवांशिक बदलाव करना होता है, जिसके फलस्वरूप चिकित्सा विज्ञान, कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके। और इसका उपयोग औषधि के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, खाद्य उद्योग में तथा एग्रीकल्चर में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ मेडिसिन. Biotechnology is proved to be very useful in the field of medicine. Application was done for the first time in the field of production of medicine. औषधि विज्ञान विद्या में इसका उपयोग करके वैक्सीन, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, प्रोटीन तथा इंटरफेरॉन आदि का उत्पादन किया जा रहा है। आगे है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर इम्यूनिटी. The organism receive immunity necessary to resist the attack of those. This type immunity is called acquired immunity. इसके एग्जाम्पल हैं एंटीवायरस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मतलब जो ये वैक्सीन होते हैं वह हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इन वैक्सीनों के साथ साथ आज मलेरिया, कैंसर, एड्स आदि रोगों से बचाव हेतु भी वैक्सीन निर्माण पर कार्य जारी है, जो कि कुछ समय बाद आ जाने की संभावना है। अगला टॉपिक है स्टेम सेल. अ टेक्नोलॉजी इज रैपिडली डेवलपिंग फील्ड दैट कंबाइन द एफर्ट ऑफ सेल बायोलॉजिस्ट एंड ऑफर होप ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट यूजिंग स्टेम सेल. जो स्टेम सेल होता है वो एक ऐसी तकनीक है जो कि आज तेजी से विकसित हो रही है, जिसमें कोशिका जीव वैज्ञानिकों, अनुवांशिकविदों तथा क्लोनिशियनों के ज्ञान को समाहित कर स्टेम कोशिकाओं की सहायता से विभिन्न जानलेवा एवं अन्य बीमारियों के उपचार के द्वार खोल दिए, अर्थात उन बीमारियों से लड़ने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया। उदाहरण के लिए अस्थि मज्जा एवं पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाओं, ऊतकों का नवीनीकरण तथा मरम्मत होती रहती है। इसी प्रकार हमारे अस्थि मज्जा में भी स्टेम कोशिकाएं नियमित रूप से विभाजित होती रहती है तथा कोशिकाओं का नवीनीकरण होता रहता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, मतलब डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू सच एज हेयर, टूथ, रेटिना एंड कोलेरिया सेल. स्टेम सेल रिप्रेजेंट ऑन अ एक्साइटिंग एरिया इन मेडिसिन because of their potential of regenerate and repair damaged tissue. स्टेम सेल थेरेपी के अंतर्गत इन कोशिकाओं को शरीर के अन्य भाग की कोशिकाओं में स्थानांतरित करने पर वे वहां पर नई कोशिकाओं एवं स्वस्थ टिश्यू को बनाने में सहायक होती है, जैसे कि अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन, त्वचा का प्रतिस्थापन, मस्तिष्क की कोशिकाओं का प्रतिस्थापन तथा डायबिटीज के उपचार में नष्ट हुए ऊतक जैसे कि बाल, दांत, रेटिना आदि में इसका उपयोग होता है। सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरॉन. नेचुरल प्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न उद्दीपनों के प्रभाव से जंतु कोशिका में उत्पन्न होती है तथा विषाणुओं के संक्रमण एवं उनके मल्टीप्लेक्शन को रोकती है।
इसके दो प्रकार हैं, जैसे कि नेचुरल प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरॉन। टाइप ऑफ इंटरफेरॉन: ल्यूकोसाइट, फिब्रियोब्लास्ट, इम्यून। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्मोन: प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कैन बी obtained in unlimited quantities which is as effective as animal insulin for use in the treatment of diabetes. It can also be produced by using modified base and yeast. जो इंसुलिन होता है वो एक प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है जिसकी कमी से मनुष्यों में डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। यह एक प्रोटीन युक्त हार्मोन है जिसमें 51 अमीनो अम्ल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए एवं बी में व्यवस्थित होते हैं। जो पहली श्रृंखला होती है उसमें ए में 21 अमीनो अम्ल तथा द्वितीय श्रृंखला में बी 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में ए से डाइसल्फाइड यानी कि जो ब्रिज के द्वारा जुड़ी रहती है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। दे आर फाउंड इन वेरी लो क्वांटिटी। देयर डिफिशियंसी केज वायरस ग्रोथ प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। मतलब कि जो मानव शरीर में सही वृद्धि के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, इसकी कमी से मानव वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर में ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, अतः इन्हें पृथक करना बहुत ही कठिन होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आनुवांशिक यांत्रिकों के उपयोग से खटमलों में इसे सरलता से बनाया जाता है। आनुवांशिक यांत्रिकी के द्वारा पुनर्योजी डीएनए तकनीक का उपयोग करके मानव वृद्धि हार्मोन्स का आनुवांशिक रूप से निर्माण किया जाता है। जैसे कि इसमें दो प्रकार हैं। सोमेस्टोस्टेनिन, यह एक मस्तिष्क का पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है, और दूसरा सोमेस्टोट्रोपिन, यह एक वास्तविक वृद्धि हार्मोन है जिसके प्रभाव से मानव कंकाल यानी कि स्केलेटन तथा उपास्थियों की सामान्य वृद्धि होती है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज: बायोटेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड टू इफेक्टिव मेथड फॉर द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस फॉर डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। मनुष्यों एवं जंतुओं में होने वाले अनेक प्रकार के रोगों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी ने 2 अत्यंत प्रभावशाली टूल्स प्रदान किया है। तो पहला है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स आर अ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल क्लोन ऑफ सेल आर सेल लाइन ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब कि इन दोनों यंत्रों या विधियों का उपयोग विकसित देशों के में रोगों के निदान के लिए किया जाता है। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक होता है इसमें प्रत्येक प्रकार के एंटीजन के लिए निश्चित स्पेसिफिक होता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर: improvement in the plant productivity, transfer of nitrogen fixing ability, increase in photosynthesis efficiency, improvement in the nutritional value of seed। जैव तकनीकी द्वारा पौधों के उत्पादन में सुधार एवं वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। तो इसमें पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, तथा दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि करना। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सीड, इसका मतलब है बीजों में प्रोटीन्स की मात्रा एवं गुणों में भी सुधार इन जीन्स विस्थापन अथवा क्लोनिंग द्वारा किया जा रहा है। जंतुओं के प्रोटीन्स के जीन्स में फसल उत्पादक पौधों में स्थानांतरण करके इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन: रिमूवल ऑफ नॉनसेंस जीन्स, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट पावर, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। इसका मतलब है बेकार जीनों को हटाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, तथा जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होता है जो हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक होता है उन्हें हटाना, तथा बीजों में प्रोटीन की गुणवत्ता, मात्रा तथा जंतु प्रोटीन से संबंधित जीनों को फसली पौधों में भी स्थानांतरित किया जाना संभव हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप: बायोटेक्नोलॉजी हैज ओपन द डोर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजफुल क्रॉप वेराइटीज। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक modification in plant: transgenic plant are more tolerant of abiotic stress like a cold, drought, salt, heat, etc. Genetic modification in plant helped to reduce fast harvest loss। ऐसी फसलें जिनमें अन्य जीवों के जीन डीएनए पाए जाते हैं ट्रांसजेनिक फसलें कहलाती है। चूंकि ऐसी फसलों के आनुवांशिक पदार्थ बाहरी जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरित हो जाते हैं, अतः इन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी कि जीएम क्रॉप भी कहा जाता है।
The enzyme produced by the antibiotics resistance gene contain a foreign protein, therefore it may cause allergies. Important GM crop food and plant: BT cotton, BT vegetables, flour, sawa, tomato, maize, rope oil seed, golden rice. इसका उद्देश्य रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना होता है तथा अधिक आकर्षक एवं सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों को उत्पन्न करना होता है। वातावरण में उत्पन्न होने वाले विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम पौधों का उत्पादन करना होता है तथा फल सब्जी प्रदान करने वाले जैसे टमाटर, आलू, केला आदि में भी इसका वैक्सीन का उत्पादन करना होता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ हैं: ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक है जैव सुरक्षा के मुद्दे यानी कि बायोसेफ्टी इश्यूज, मतलब कि जैव सुरक्षा। आधुनिक जैव तकनीक के उत्पादों जैसे कि ट्रांसजेनिक जीव एवं पौधों आदि से मनुष्य तथा जंतुओं तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य से होने वाले संभावित खतरों एवं विपरीत प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगला है बायोपायरेसी। इसका मतलब है कि आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो कि किसी देश विदेश में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही है। इस प्रकार के जैविक संसाधनों के अनाधिकार दोहन को बायोपायरेसी कहते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स। आप आगे भी इस तरह के नोट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पिछले चैप्टर्स का, अगर नोट्स आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गोल्डन राइस? It is a improved variety of Odia sativa ubentan thought of biotechnology. दूसरा है, what are bioparents? The patients given to the biological agent in their product to increase the yield in agriculture. Which 3 aspects are considered? तो पहला है केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा है कार्बोनिक एग्रीकल्चर, तीसरा है हाइब्रिड वेराइटी थॉट आ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।